नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका रोशन स्टार स्टडी पॉइंट पे। आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं क्लास 11th के टर्म सेकंड के संस्कृत के क्वेश्चन पेपर पे। तो आइए वीडियो को शुरू करते हैं। ये जो हम बात करने वाले हैं क्वेश्चन पेपर के, ये अभ्यास प्रश्न पत्र है 2021-22 का और ये सेकंड टर्म का है और क्लास 11th का है जिसका कोड है 322। आइए बात करते हैं कुछ सामान्य दिशा निर्देशों की जिनसे आप सभी परिचित हैं। ये क्वेश्चन पेपर 3 पार्ट में डिवाइड है। पहला पार्ट है अपठित बोधनम, दूसरा जो कि 10 मार्क्स का है, दूसरा रचनात्मक कार्य जिसमें आपके पत्र लेखन, अनुच्छेद लेखन इत्यादि आएंगे, वो 15 मार्क्स का है। थर्ड पार्ट जो कि है पठित बोधनम, यानी कि जो आपकी पुस्तक में से आएगा वो है 15 मार्क्स का। तो आइए शुरुआत करते हैं अपठित बोधनम से। एकत भावना यत् कार्य क्रियते तद एकता इति कथ्यते, यानी कि एकत भावना से जो कार्य किए जाते हैं उसे एकता कहते हैं। ठीक है। एकता एकता से मानव बलवान होता है। एकता से क्या होता है? मानव जो है वो बलवान होता है। एकता एकतया समाजः, मतलब एकता से समाज, राष्ट्र, जगत उन्नति आरोहति, यानी कि जो एकता से समाज, राष्ट्र और जगत है वो उन्नति के पथ पर आरोहित होता है। ठीक है। अद्यते तु संसारी एकतायाः अतीव आवश्यकता वर्तते, यानी कि अद्य आज तो संसार में एकता जो है, एकता अति आवश्यक है। यस्मिन् देशे एकतायाः अभावो भवति, यानी कि जिस देश में एकता का अभाव होता है सः वह देश स्वकीयां स्वतंत्रता रक्षिता नैव शक्नोति, यानी कि वह देश अपनी रक्षा करने में क्या होता है? असमर्थ होता है। अपनी रक्षा वो स्वयं नहीं कर पाता है। अस्माकं देश अपि एकतायाः अभावात् चिरकालपर्यन्तम, यानी कि हमारे देश में भी एकता का अभाव चिरकाल तक परतंत्र आसीत, यानी कि हमारे देश में भी एकता जो है वो अभावात से लेकर चिरकाल पर्यंत तक परतंत्र थी। परंतु जब भारत में एकता की भावना उत्पन्न हुई तब भारत को स्वतंत्रता प्राप्त हुई। तो इसका मतलब है कि जब हमारे देश में जब हमारा देश जो था वो अभावत से लेकर चिरकाल तक क्या था? परतंत्र था। परंतु जब भारत में एकता की भावना उत्पन्न यानी कि उत्पन्न हुई तब भारत को स्वातंत्र्य अलवत, यानी कि तब भारत को स्वतंत्रता प्राप्त हुई। ठीक है। एकतायाः प्रभाव जड़ वस्तुषु अपि दृश्यते, यानी कि एकता का जो प्रभाव है वो जड़ वस्तु में भी दिखता है। उसके बाद बात करते हैं जलबंधिवः सम्मिल्य नदी रूपम धारयन्ति। ठीक है। फिर आगे बोलते हैं कि क्षुद्र जंतवः अपि मिलित्वा यद रज्जु रूपम धारयन्ति, यानी कि शुद्र जो जंतु होता है, जो प्राणी होता है भी मिलकर, ठीक है, शुद्र प्राणी भी मिलकर जब रज्जु मतलब बड़ा रूप धारण करता है तब वे बलिशालिनीम का मतलब बलशाली को, गजम यानी हाथी को भी अपने नियंत्रण में कर सकता है। तो जो शुद्र यानी कि जो छोटा जानवर होता है वो भी मिलकर
बड़ा रूप धारण करके, जब वो बड़ा रूप धारण कर लेता है तब वह उस बलशाली हाथी को भी नियंत्रण करने में समर्थ होता है। ठीक है, इसके बाद बोलते हैं कि यदि अस्माकं मनसि गमनं भाषणं संकल्पश्च एकत भावनाया परिपूर्णा भवन्ति, यानी कि जब अस्माकं हमारे मन गमन भाषण संकल्प एकत भावना से परिपूर्ण होते हैं, तब न किमपि असाध्यं भवति, तब कुछ भी असाध्य नहीं होता है। एत एवोक्तम एकायाम एव बलम भवति, यानी कि ऐसा बोला गया है कि एकता में ही बल होता है। तो आइए अब इसके प्रश्न देखते हैं। पहला जो है एक पदेन, यानी कि हमें जो इसके उत्तर है वो केवल एक पद में देने हैं। तो पहला है एकतया कः बलवान भवति, एकता से कौन बलवान होता है। तो हमने यहाँ पे पढ़ा था कि एकतया से कौन बलवान होता है, मानवः बलवान भवति। तो इसका आंसर होगा मानवः बलवान भवति। उसके बाद जल बिंदवः समेत्य किम रूपम धारयति, जो जल बिंदव है वो समेल्य मिलकर क्या रूप धारण करता है। तो यहाँ पे इसका आएगा नदी रूपम धारयन्ति। उसके बाद है कया समाजः राष्ट्रम जगत उन्नति पथम आरोहित, मतलब क्या समाज और राष्ट्र और जगत को उन्नति के पथ पर लेके चलता है। तो हमने पढ़ा था कि जो एकत भावना है, एकत भावना जो है वो समाज को, राष्ट्र को उन्नति के पथ पर आरोहित करती है। तो इसका आंसर होगा एकतया। ओके, उसके बाद बात करते हैं एकतायाः अभावे देश काम रक्षितुं न शक्नोति, यानी कि एकता के अभाव में देश किसकी रक्षा नहीं कर सकता है। ठीक है, तो इसका आंसर होगा, हमने पढ़ा था कि एकता के अभाव में जो राष्ट्र है वो किसकी वो नहीं कर सकता है। तो यहाँ पे आएगा, इसका आंसर होगा स्वकीयां स्वतंत्रताम। फिर है कस्याः प्रभावः जड़ वस्तुषु अपि दृश्यते। ठीक है, तो इसका उत्तर होगा कि जो जड़ वस्तु, एकता का जो प्रभाव है वो जड़ वस्तु में भी दिखता है। तो यहाँ पे होगा एकतायाः। ठीक है, तो इसमें से कोई आपको 4 करने हैं, जो भी आप जिसमें भी आप अच्छे से दे सकते हो। आप कोई भी 4 प्रश्न का उत्तर दीजिएगा। अब बात करते हैं आ की। इसमें हमें पूर्ण वाक्य लिखत, इसमें हमें केवल 2 देने हैं। तो बात करते हैं भारतम कदा स्वातंत्र्यम अलभत, यानी कि जो भारत था वो कब स्वातंत्र्यम अलभत, स्वतंत्रता को प्राप्त नहीं था। ठीक है, तो फिर प्राप्त था, क्योंकि ये भूतकाल में है। तो हमें इसमें बताना है कि कब था। तो यहाँ पे इसका आंसर ये होगा, तो इसका उत्तर होगा यहाँ से परम भारती एकत भावना समुत्पन्ना तदा भारतम स्वातंत्र्यम अलभवत। ठीक है, अब बात करते हैं क्वेश्चन 2 की। कदा किमपि असाध्यम न भवति, यानी कि कब कुछ भी असाध्य नहीं होता है। ठीक है, कब नहीं होता है, जब हम एकता में होते हैं। तो यहाँ पे आया भी हुआ है कि एकत भावना परिपूर्णः भवन्ति तदा न किमपि असाध्यं भवति। ठीक है, तो ये यहाँ से लेकर यहाँ तक। ओके, उसके बाद है शूद्र जन्तवः मिलित्वा किम कर्तुं समर्था भवन्ति। जो शूद्र जन्तव है वो मिलकर क्या
करने में समर्थ होते हैं। तो मैंने आपको बताया था कि जो शुद्र जंतव होते हैं वो यदि मिल जाए तो वो एक बड़े हाथी को भी, बलशाली हाथी को भी क्या करते हैं, गजब अपनी नियंत्रण तुम समर्था भवंती, उसको भी नियंत्रण करने में क्या होते हैं, समर्थ होते हैं। ठीक है, तो आप, ये आपका आंसर होगा। ये हमारे पास ये भी हो चुके हैं। इसके आपको कोई 2 अटेम्प्ट करने हैं एग्जाम में, इसमें दिया भी हुआ है केवल प्रश्न द्वयम। इसके बाद इन्होंने बोला है कि अस्य अनुच्छेदस्य कृते उचितम शीर्षकम संस्कृते लिखित, यानी कि इस अनुच्छेद का उचित शीर्षक संस्कृत पे लिखिए। तो आप क्या लिखोगे इसका? वैसे तो इसका सबसे अच्छा जो वो है एकता। ठीक है, आप शीर्षक ये भी ले सकते हो, एकतायाम ये जो लास्ट की पंक्ति है, एकतायाम एव बल भवति, एकता में ही बल है। या फिर आप शुरुआत में जो दिया हुआ है एकता, केवल इस आधार पे भी इसका शीर्षक आप चुन सकते हो। अब बात करते हैं ग्रामर पार्ट की। तो सबसे पहला है इसमें यथा निर्देशक उत्तरम। इसमें भी हमें केवल 3 ही अटेम्प्ट करने हैं, तो आइए देखते हैं। पहला है अवनति पदस्य विपर्य पदम अनुच्छेदात चित्वा लिखत, यानी कि अवनति पद का विपर्य पद हमें अनुच्छेद से चुनकर लिखना है। तो आइए देखते हैं कि अवनति का विपर्य यानी कि विलोम जो पद है वो क्या होगा। अवनति, अवनति आया था, तो अवनति का मतलब होगा, अवनति का जो वो होगा वो ये रहा, उन्नति पद। ठीक है, उसका बात करते हैं इसकी देश परतंत्र। इसमें हमें विशेष्य पद को बताना है। तो विशेष्य पद जो होता है वो पीछे वाला होता है। तो काफ़ी बारी 80% तो पीछे होता है, बट 20% आगे होता है। तो जो इसमें विशेष्य होगा वो क्या होगा, विशेष्य, यानी कि तो यहाँ पे जो विशेष्य पद होगा वो होगा देशः, क्योंकि वो परतंत्र की वो बता रहा है ना विशेषता, कि प्राचीन समय में हमारा जो भारत था वो परतंत्र हुआ करता था, इसलिए। उसके बाद वो कह रहे शुद्र जंतवा अपि मिलित्वा रज्जु रूपम धारयन्ति। इस वाक्य में हमें क्रियापद को चुनना है। तो इसका इस वाक्य में क्रियापद होगा धारयन्ति। ओके, फिर उसके बाद है स देशा स्वीक्याम स्वतंत्रतां रक्षितुं नैव शक्नोति अत्र। स इति सर्वनाम पदम कस्मै प्रयुक्तम, मतलब जो स है, जो ये सर्वनाम पद है वो किस में प्रयुक्त हुआ है, यानी कि कस्मै किसके लिए प्रयुक्त हुआ है। सा मतलब वह, देश तो देश के लिए। ठीक है, इसी प्रकार से हमारा जो अपठित गद्यांश है वो पूरा हुआ। अब हम बात करते हैं रचनात्मक कार्य, जो कि 15 मार्क्स का है। इसमें जो पहला है वो है जो सेकंड क्वेश्चन है दूसरा, अधोलिखितम पत्रम मजुषाद पद सहायता पूरित्वा पुनः लिखित, यानी कि अधोलिखित नीचे दिए गए पत्र में मंजूषा जो पद है उसकी सहायता से पूरित्वा मतलब पूरा, दोबारा पूरा कीजिए, लिखिए। ओके, तो इन्होंने हमें दिया है कि हमें किसको लिखना है वो पत्र, तो वो है भवती सौम्या, यानी कि आप सौम्या है। भवत्या यानी कि आपकी वर्गेण मतलब वर्ग से अनाथ बालके, अनाथ बालक को तो अनाथ बालके यानी कि अनाथ बालक से
सह प्रतियोगिता मतलब सह प्रतियोगिता में पराजय मतलब हार अनुभूति हुई। ठीक है, तो आपकी वर्ग से अनाथ बालक से प्रतियोगिता में पराजय की अनुभूति हुई। आत्मा अनुभवान यानी कि आत्म स्वयं के अनुभवान से वर्ण्यन्तः भवत्या मात्रं प्रतिलिखितं पत्रं पद सहायता पूरित्वा पुनः लेखिका। मतलब आत्म अनुभव से, ठीक है, आत्म अनुभव के वर्णन से भवत्या मातरम प्रतिलिखितम पत्रम। ठीक है, तो आप सौम्या है, ठीक है, आपके वर्ग के अनाथ बालक के साथ मतलब आप प्रतियोगिता में पराजय हुई है, तो उसका वर्णन आपको अपने लेख में अपने पत्र में देना है। सबसे पहले सरोजनी छात्रावास, तो आइए देखते हैं क्या है इसमें। कुछ पहले हम इसकी हिंदी कर लेते हैं। सरोजनी छात्रावास, क्योंकि वो बोल रहा है पहले ही कि वो छात्रावास में रह रही है। तो इसके बाद फिर है पूज्या मातृचरणा, मतलब मात्रा जो माता है उनके चरणों को प्रणाम सादरम। ठीक है, आदर सहित। अत्र खलु सर्वम कुशलम, यहाँ सब कुशल मंगल है। ठीक है, मन्ये तत्रापि सर्वे यानी कि मेरे तत्रापि सर्वे डैश स्युः माता अस्माकं विद्यालयस्य समीपे एक अन्य विद्यालय अस्ति यत्र दिरा, यानी कि हमारे विद्यालय के समीप पे एक अन्य विद्यालय है, यत्र जहाँ दीना डैश छात्रा एव पठन्ति। ठीक है, जो पे डैश छात्रा पढ़ते हैं। हमारे डैश तस्य विद्यालयस्य दशम कक्षायां छात्राः, मतलब हमारे विद्यालय के तस्य मतलब उस विद्यालय के 10 कक्षायां छात्र ही डैश गीता अंत्याक्षरी प्रतियोगिता, जहाँ पे आएगा आयोजितवान जानति भवति, वयं सर्वे तस्यां डैश जाताः, तेषां प्रदर्शनं तु अभूतपूर्वम् आसीत्, नूनम् अस्माकं दर्पः सर्वथा डैश श्रमः सर्वत्र विजयते खलु, भवत्याः पुत्री। तो पहले में आएगा यहाँ पे है ना सरोजनी छात्रावास, तो सबसे पहले यहाँ पे आपको उसके बाद फर्स्ट जो ब्लैंक है उसमें आपको एड्रेस देना है। तो यहाँ पे है दहलिता, तो पहले में आएगा दहलिता, दूसरे में आएगा चरण स्पर्शः, तीसरे में आएगा कुशलिना, फिर चौथे में आएगा असहायः, फिर पांचवे में आएगा सह, छठे में प्राचार्यः, सातवें में आयोजितवान, आठवें में पराजिता, नौवें में नष्टः और 10वें में जो नाम है सौम्या वो। ठीक है, तो इसके बाद बात करते हैं पंजुषात प्रदत्त शब्दानां सहायता कथाया पूर्तिम कुरुत, क्वेश्चन नंबर 3 की, जिसपे से हमें जो नीचे दिए मंजूषा में से जो पद है उनको चुनकर इस पे लिखना है। तो आप पढ़िएगा इसकी, सबसे पहले आप इसकी हिंदी कर लीजिएगा, उसके बाद आप शब्दों का सही चयन करके लिखिए। फिर हम बात करते हैं उसके अथवा क्वेश्चन की। अगर आप इस पंजुषा को करने में असमर्थ हैं या आपको इसमें कठिनाई लगती है, तो आप इसके अतिरिक्त भी एक अन्य प्रश्न भी दिया हुआ है जो संवाद है, इस पे आपको कुछ नहीं करना है, आपको केवल संवादों की पूर्ति करनी है। ठीक है, उसके बाद बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की। क्वेश्चन नंबर 4 जो है ये इस पे हमें वृक्षः अस्माकं मित्राणि, यानी कि वृक्ष हमारे मित्र हैं, इस विषय पर आपको 5 वाक्य लिखने हैं। ठीक है, और पंजुषा भी दे दी गई है आपको, तो आप इन शब्दों से 5 वाक्यों का निर्माण करिए जो वृक्ष हमारे मित्र हैं इस संदर्भ में होना चाहिए। या फिर इसके अलावा आप ये भी कर सकते हैं
कि नीचे जो अनुवाद का जो प्रश्न है कि राम पढ़ता है, इसको आपको हिंदी से संस्कृत में ट्रांसलेट करना है। तो आप इसमें से भी कोई 5 वो कर सकते हैं जिसपे भी आपको आसानी हो। अब बात करते हैं पठित बोधरम की। पठित बोधरम जो है वो 15 मार्क्स का है, और पठित बोधरम से तात्पर्य होता है कि जो हमने पढ़ा हुआ होता है, जो हमारे टेक्स्ट में होता है। ओके, तो इस पे दिया हुआ है 5वां प्रश्न जो है, जो 3 मार्क्स का है। इस पे पैराग्राफ है कि तत्रात्रौ ग्राम्य जनानां नेत्रयोः निद्रा नास्ति ते प्रातरागस्य तटवर्ती वृक्षाणां छेदनं कृतवन्तः। पदछेदनं कृत्वा जलं च बहिः कृतवः। एवं प्रकारेण कतिपय दिनानि। यह आपकी पुस्तक में से है, तो आप इसको पढ़िए, इसका पहले अर्थ समझिए, तत्पश्चात इसके उत्तरों, इसके जो प्रश्न है उनका उत्तर दीजिए। तो ये बुक से है, उम्मीद करती हूँ कि आसान है और आप सभी से बहुत अच्छे से अटेंड भी करेंगे। तो हम क्वेश्चन नंबर 6 की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 में भी आपको एक पद्य दे दिया गया है जिससे आपको इसके उत्तर लिखने हैं। तो आप सभी इस पद्य से परिचित होंगे और इस पद्य को अच्छे से पढ़ के आप सभी नीचे दिए गए प्रश्नों का उत्तर दे सकेंगे। तो ये भी आपके टेक्स्ट से संबंधित है, आप पढ़ के समझ के इसके उत्तर दीजिएगा। तो क्वेश्चन नंबर 7 की बात करते हैं, जो है अधोलिखितम नाट्यांश पठित्वा, यानी कि नाट्यांश के इसको पढ़ के तदाधारितम प्रश्नाम संस्कृतम लिखम। ठीक है, तो ये भी आपके टेक्स्ट से संबंधित है। ये द्वारिका गौरंग, ये आपको उस पर मिल जाएगा, जो एक मतलब एक चैप्टर था जिसपे पट वाला था कि वो कब मूल्य में ले लेता है उससे, जो पट होता है, जो कपड़ा होता है। तो ये भी आप इसको पढ़ के समझ के अच्छे से इसकी तैयारी करिएगा, यानी कि ये जो चैप्टर है वो एग्ज़ाम की दृष्टि से महत्वपूर्ण है। तो और जो दिया हुआ ये जो पैरा है, ये जो नाट्यांश है, तो इसका आप इसको अच्छे से रिवाइज़ करिएगा ताकि एग्ज़ाम्स पे आने पर आपको इसमें कोई तकलीफ़ ना हो। तत्पश्चात है इस पे हमें जो क्वेश्चन नंबर 8 है, जो 2 मार्क्स का है, इसमें हमें भावार्थ लिखना है। तो कुछ नहीं करना, इन्होंने आपको भावार्थ भी दिया हुआ है, आपको केवल इसका भावार्थ इसको समझना है अच्छे से। फिर आपको जो लगता है कि इसमें जो शब्द जो पद नियुक्त होंगे, आप उन पदों पर इन जो शब्द हैं उन पे आप जो रिक्त स्थान है उनको आप फिल करिए। क्वेश्चन नंबर इसके अलावा भी एक क्वेश्चन है जिसपे बताया हुआ है कि जैसे ये है इस पे उस पे आपको मंजूषा से फिल करना था, परंतु इस पे आपको टिक वो करना है कि तीनों में से कौन सा सही है। तो सर इस पे है पहला, सर्व कर्म फल त्यागम त्यागम तत् कुरु यथात्वम बाल। तो आपको बताना है कि जो तीनों में से कौन सा सही है। फिर वैसे ही सेकंड वाला करना है, महाराजस्य बहु संतोष अभवत, कि इसका मतलब क्या होगा, इसका भावार्थ क्या निकलता है। तो कोई भी किसी भी एक जो सही है उसको चिन्हित करिए। क्वेश्चन नंबर 9 में हमें अन्वय करना है, यानी कि जो शब्द है उनको सही क्रम में लगाना है। तो आप सभी इससे परिचित होंगे, और जैसे कि इसमें दिया हुआ है कि तेषा महम समुद्धरता मृत्यु संसार सागरात भवामि न चित्पार्थ पय्याव वेशित चेत साम। तो आप जैसे कि पहले मैं करती थी, जो शब्द मिसिंग होते थे मैं उन शब्दों को वहाँ लिख देती थी। तो आप लोग भी ऐसा कर सकते हो, जैसे पार्थ, फिर अहम, अहम के बाद का जो शब्द है आप वो यहाँ पे डालिए। फिर उसके मई के बाद का जो शब्द है आप वो फिर यहाँ पे लिखिए। इसी प्रकार से करते करते आपके ये सारे हो जाएंगे और ये सही होगा। तो जो शब्द आपको बेसिक लगता है आप उस शब्द को उठाइए मंजूषा में से और
अन्य में जो रिक्त स्थान है उनको भर दीजिए। इस प्रकार से आपका ये 9 क्वेश्चन भी कंप्लीट हुआ। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 10 की। इसमें हमें मिलान करने हैं क स्तंभ का ख स्तंभ से। ओके, तो ये 2 मार्क्स का है। इसमें भी आपको पढ़ के समझ के अच्छे से इसका रिप्लाई करना है ताकि आपके एग्जाम्स पे एक भी मार्क्स ना कटे। आशा करती हूँ ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर आपको पसंद आई है तो मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और कमेंट करें कि आपको नेक्स्ट वीडियो किस टॉपिक पे चाहिए।